ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान आश्रम। और आज से आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं जिसमें ग्रामर पोर्शन कवर किया जाएगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अधिकतर बच्चे ग्रामर के क्वेश्चंस पे ये ध्यान देते हैं कि इससे तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन उठता है, इसके लिए इतना बड़ा टॉपिक क्यों पढ़े, उस पर टाइम क्यों वेस्ट करें। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन को ही सॉल्व करने पर अगर हमने सही किया तो हमें पूरा मार्क्स मिलता है, अदरवाइज पूरा नंबर कट जाता है। जबकि लिटरेचर वगैरह में हम कितने भी अच्छे से लिखते हैं तो भी एवरेज मार्किंग ही अधिकतर मिलता है। इसलिए यहाँ आपको आपके क्लास में इंग्लिश ग्रामर के उन सभी 1-2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना अच्छे से बता दिया जाएगा ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में यही फर्क होता है। टॉपर्स अपने सभी तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पहले ज्यादा मार्क्स वाले नंबर अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद इस पे ध्यान देंगे और ऐसे करते करते टाइम पूरा बीत जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास में स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक टेंस है, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि टेंस आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, आप इंग्लिश ग्रामर में जो भी पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक है आपके 12th क्लास का, उसके लिए टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे, खासकर यूपी बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ये बात कह रही हूँ कि उन्हें टेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, होता होगा, या हो सकता है कि जिन बच्चों को आता भी होगा। लेकिन फिर भी मैं अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले टेंस को अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि टेंस में चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वॉइस हो, या नरेशन हो, या किसी भी प्रकार का और कोई अदर टॉपिक हो हमारे इंग्लिश ग्रामर का, उसके लिए टेंस बहुत ही जरूरी है। सबका बेस टेंस ही है, तो इसीलिए आज का टॉपिक हमारा टेंस है। ठीक, टेंस के बारे में हम आपको बता दें, टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। ठीक, काल क्या होता है? जो क्रिया के होने के समय का बोध करा दे, कि कोई क्रिया कब हो रही है इसके बारे में जो बता दे वही होता है टेंस, जैसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस के 3 रूप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं टेंस के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल मतलब जो पहले बीत चुका था, और फ्यूचर टेंस जिसका मतलब जो अभी आने वाले समय में होने वाला है। ठीक, इन तीनों के भी 4 टाइप्स होते हैं, इनके भी 4 भाग होते हैं। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बारे में आपको पहले क्लियर कर दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा जो भी एक्शन हमारे प्रेजेंट टाइम में रेगुलर होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि रेगुलर एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, वो सभी एक्शन हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जिसको नॉर्मली बुक्स वगैरह में ये भी बताया जाता है कि जब हिंदी में किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, तो वो हमारा वर्तमान काल है, ऐसा बताता है। ठीक, दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नाम से ही हम समझ रहे हैं कि जिसमें काम कंटिन्यू हो, चल रहा हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी भी वर्तमान समय में ऐसे काम के बारे में बताता है जो अभी चल रहा है। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से क्लियर होता है कि कोई चीज कंप्लीट हो गया है, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्लीटेड एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। ठीक, यानी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कोई भी काम पूरा हो चुका है, तो वो हमें बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4th टाइप होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देखिए, इसको समझने का एक लॉजिक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही मिश्रण होता है, इसलिए इसका नाम भी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि काम कंटिन्यू है, और परफेक्ट टेंस बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं दोनों का मिश्रण प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि हमारा आधा काम कंप्लीट है और आधा काम अभी चल रहा है। इसीलिए, और इसके साथ साथ एक बात और इसमें क्लियर होता है कि इसमें समय का भी बोध, यानी समय को भी अंकित किया जाता है कि किस समय हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक, ये 4 टाइप्स के बारे में जानने के बाद अब हम आते हैं पास्ट टेंस के 4 टाइप्स के बारे में। ठीक, यही लॉजिक इन सबके साथ है। इसमें रेगुलर एक्शन इन पास्ट टाइम, इसमें कंटिन्यू एक्शन इन पास्ट टाइम, इसमें कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट टाइम, और इसमें हाफली कंप्लीटेड एंड कंटिन्यू एक्शन इन पास्ट टाइम। क्लियर? ठीक इसी तरह
फ्यूचर टेंस के भी पार्ट्स आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब रेगुलर एक्शन इन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू एक्शन इन फ्यूचर टाइम्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर टाइम एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाफली कंप्लीटेड एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में जानने के बाद अब हम इनको बनाना सीखेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे बनता है। तो टेंस के टाइप्स पढ़ने के बाद अब हम क्लियर करते हैं उसके टाइप का पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने आपको पहले बताया कि क्या होता है, रेगुलर एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। इससे आप समझ सकते हैं कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में रोज किया जाता है। हिंदी में पहचान के लिए यहाँ हम कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में जब ता ते ती आता है, लेकिन कब, क्रिया के साथ। जब क्रिया के साथ वाक्य में अंत में ता ते ती या कुछ ऐसा आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे कि हम कह सकते हैं वह जाता है, वह खाता है, वह लेता है, वो पढ़ता है। तो ये सब क्या है, इसमें हमने वर्ब के साथ ता ते ती को देखा। इससे हम समझते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब पहचान जानने के बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी वाक्य में जिसके द्वारा बात की जा रही है या क्रिया जिसके द्वारा किया जा रहा है वही हमारा होता है कर्ता। तो सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट कर्म। क्लियर। अब इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब हमारा यहाँ यूज हुआ है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लस एस या ईएस, वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ जाएगा, रूल है ये। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बस रहेगा। तो स्ट्रक्चर समझने के बाद अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा ही रीड्स ए बुक। ही यहाँ हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जो क्रिया कर रहा है। रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस लगा है। एस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वहां वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, इसलिए रीड में यहाँ एस लगा। उसके बाद एक बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, वो क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। क्लियर। अब ये हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हमारा दे प्ले क्रिकेट। दे हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, दे प्लूरल होता है क्योंकि दे मीन्स वे होता है और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए दे। और उसके साथ जो यहाँ मुख्य क्रिया प्ले है, खेलना, उसमें एस या एस नहीं लगा क्योंकि मैंने आपको रूल में बताया कि प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एस या एस नहीं लगता है। ठीक, इसलिए यहाँ दे प्ले क्रिकेट हो गया। यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के दूसरे रूप के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया क्या कि कंटिन्यू एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, यानी कोई कार्य वर्तमान समय में चल रही है, इसलिए इसकी पहचान यहाँ मैंने बताया रहा है, रही है या रहे हैं, वाक्य में अंत में आएंगे। क्लियर। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होता है। ठीक है। इज सिंगुलर के साथ, एम ओनली आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर सबका लगभग सेम है। ठीक, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, इसलिए हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको पूरा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही ध्यान में रखना है और मुख्य क्रिया का यानी मेन वर्ब का कौन सा रूप, कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है ये दिमाग में सेट रखना है। ठीक, क्योंकि स्ट्रक्चर 12 टाइप के टेंस है, सबका स्ट्रक्चर आप याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए रटने का काम बिल्कुल मत कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब किस में कैसे बदल रहा है और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का कौन सा रूप यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हुआ इज, एम, आर और वर्ब के फोर्थ फॉर्म वर्ब जो जिसका मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, उसका यूज हुआ और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका एग्जांपल एक समझ लेते हैं हम, उसी के बेस पे क्लियर करते हैं ताकि आपको परिवर्तन क्या हुआ, चेंज क्या हुआ ये समझ में आ जाए। ठीक, वहां था वह एक किताब पढ़ता है, यहां इसका मीनिंग आएगा he is reading a book।
वह एक किताब पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, ठीक। तो ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है, यानी इस समय उसका एक्शन कंटिन्यू है। इंडेफिनिट में क्या देखे थे, उसको पढ़ने से समझ में आ रहा था कि वह एक किताब पढ़ता है, मतलब रोज पढ़ता है, यानी रेगुलर ये क्रिया होती है, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस हम इसमें समझ लिए। अब प्लूरल के बेस पे भी समझा देते हैं उसी के फॉर्म में। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हम यहाँ उसी एग्जाम्पल को सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको चेंजेस बस क्लियर हो जाए कि इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है इनके अलग अलग पार्ट्स में, आप इसे समझ जाएं कि किसमें क्या होता है। वहां मीनिंग आ रहा था दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, यानी रेगुलर एक्शन की फीलिंग, मतलब रेगुलर एक्शन समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में वो जो खेल रहे हैं वो कंटिन्यू है। क्लियर? तो इस तरह से ये इसका सेकेंड रूप हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब हम इसके थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने आपको क्लियर किया था कि कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट होगा, जिसे हम कह सकते हैं कंप्लीटेड एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में पूरा हो चुका काम। ठीक, इसको पहचानने के लिए हम समझ सकते हैं कि वाक्य के अंत में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, ऐसे जो है कि वर्ड्स लास्ट में आएंगे तो हम उसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर? अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर पे आने से पहले ये भी समझ लीजिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे आते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही बदलता है। हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रिया के तीसरे स्वरूप का यूज होता है। एंड ऑब्जेक्ट, ठीक, हैज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का यूज होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का यूज होगा, क्योंकि हैव हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये वाला भी हम बाकी दो की तरह उसी के बेस पर समझाते हैं। ही हैज रेड ए बुक। यहाँ इसका मीनिंग इस रीड से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रीड के तीनों रूप का स्पेलिंग यही होता है, जिसको रीड, रेड, रेड और फिर चौथा स्वरूप रीडिंग बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ ही सब्जेक्ट है, हैज यहाँ इसलिए यूज हुआ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड या रीड जो भी बोलेंगे, एंड सबसे लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ ए बुक। अब उसके बाद प्लूरल का भी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं उसी के बेस पे। They have played cricket. दे के साथ हैव का यूज इसलिए हुआ क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ हुआ हमारा प्लेड और फिर क्रिकेट। क्लियर? अब इसमें हम ये तीनों को एक साथ करके समझा देते हैं आपको, जो तीन अभी तक बताए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका मीनिंग था वह पढ़ता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस का मीनिंग था वह पढ़ रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब इसका मतलब है वह पढ़ चुका है या पढ़ लिया है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस एग्जाम्पल का मतलब था, जो सेकंड एग्जाम्पल हम यूज किए थे उसका मतलब था कि वे क्रिकेट खेलते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वे क्रिकेट खेल रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वे क्रिकेट खेल चुके हैं या खेल लिए हैं। इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस का तीनों पार्ट्स क्लियर हुआ, और अब हम प्रेजेंट टेंस के फोर्थ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को
उस वक्त भी मैंने आपको यही समझाया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों का ही मिश्रण रूप होता है, यानी दोनों को अगर मिक्स कर दें तो हमारा यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, जिसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था हाफली कंप्लीटेड एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, यानी कोई भी एक्शन हाफली कंप्लीटेड एक्शन एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, यानी कोई भी एक्शन हमारा आधा पूरा है और आधा वर्तमान समय में अभी चल रहा है। क्लियर? आधा कार्य हमारा वर्तमान समय में पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और आधा हमारा अभी चल रहा है। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। और ऐसे भी समझ सकते हैं पहचान के लिए कि उस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ समय का जिक्र होगा। ठीक, वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, और उसके बाद हमारा उसके साथ समय ऐड हो जाएगा, टाइम भी बताएगा उसके साथ। जैसे अगर हम बोलेंगे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा है भी आया और कब पढ़ रहा है, इस कितने बजे पढ़ा है या कितने घंटे पढ़ा, इस टाइम के बारे में भी यहाँ क्लियर कर देगा। अब उसके बाद हम स्ट्रक्चर समझते हैं इसका, लेकिन स्ट्रक्चर समझने से पहले हम इसका हेल्पिंग वर्ब पहले एक बार देख लेते हैं। इसका मेनली हेल्पिंग वर्ब जो बदलता है, क्योंकि बार बार हम आपको बताए हैं बात कि चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमारा यूज होता है हैज या हैव, जो भी सुटेबल हो। उसके बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन और वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्लियर? हैज और हैव और वर्ब का फोर्थ फॉर्म याद करने के लिए एक नॉर्मल सी बात जो मैंने अभी आपको वही बताई कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही मिश्रण है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है कि परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है और मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। ठीक, तो इस तरह से समझने से आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर तब टाइम। ये सिंस या फॉर टाइम के लिए यूज किया जाता है, टाइम को बताने के लिए कि टाइम हमारा निश्चित है या अनिश्चित है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। ठीक, सिंस हमारा डेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है और फॉर हमारा इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। क्लियर? अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं उसी के बेस पे जो बाकी हम एग्जाम्पल बताए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। वह एक किताब पढ़ रहा है 2 बजे से। क्लियर? यहाँ क्या हुआ? रहा है भी आया वाक्य के अंत में और समय का भी जिक्र कर दिया। और इस तरह से भी हम समझ सकते हैं हाफली कंप्लीटेड एक्शन एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि आधा पूरा काम जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि उसने वो 2 बजे से पढ़ रहा है, मतलब 2 बजे से अब तक कुछ समय बीता है जिसमें वो पढ़ चुका है और बाकी अभी भी वो पढ़ रहा है, पढ़ना पूरा उसका नहीं हुआ है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल प्लूरल के बेस पे हम समझा देते हैं बाकियों की तरह ही। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ भी क्लियर क्या है कि वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे उनके खेलने के साथ साथ खेल रहे हैं, वर्तमान समय में चल रहा है, इसके साथ साथ समय भी बताया है, तो हम इससे समझ सकते हैं। यहाँ हम 2 तरह के एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आप समझ सके कि डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम क्या होता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे अधिकतर ये तो जान जाते हैं कि डेफिनिट टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है, लेकिन वो इस बात में परिवर्तन करना मतलब नहीं समझ पाते हैं कि कब निश्चित समय हुआ और कब अनिश्चित समय हुआ। तो एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, जब आपको टाइम का नाम बता दे, क्लियर कर दे टाइम के बारे में पूरा, तो ही वो हमारा निश्चित समय होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2 बजे, या हम कह सकते हैं कि 2014, 2020, 2021, ऐसे करके हम ईयर का नाम ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा निश्चित समय है। लेकिन जब हम नॉर्मली कहेंगे 2 years या 2 hours या और कोई ऐसे करके हम बस नॉर्मली बस टाइम पीरियड बताते हैं, तो फिर वो हमारा निश्चित समय नहीं रहता है, वो हमारा अनिश्चित समय हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से समझने में आपको हेल्प होगा। इतने के बाद आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको
पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को क्लियर करेंगे एक साथ ही। आपको ये वीडियो कैसा लगे प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम भी हुई या कुछ गलत भी लगा, जैसे नहीं समझ में आया, तो आप हमें वो बताइएगा ताकि हम उस चीज को सुधार सकें, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस अभी ये हर 1-2 दिन बाद आपको वीडियो मिलती रहेगी इंग्लिश ग्रामर की, तो आपकी जो क्लासेस चलेंगी उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, आप वहां हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज हम तो यही कहेंगे कि आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम उस हिसाब से फिर आगे से वीडियो बनाएं। क्लियर? आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और दूसरों तक भी शेयर करें, पहुंचाएं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस सिर्फ क्लास 12 के लिए या 12th कॉमर्स के लिए या किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये 12th के लिए, 10th के लिए और 12th के कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स किसी भी साइड के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, तो हर स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाएं, ठीक है। फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।